आमंत्रित करते हुए मैं पुष्पांजलि हेतु सादर आग्रह करता हूँ। मंच के दक्षिण व वाम भाग में स्थित वेद सुधा माँ भारती, ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, महंतद्वय व पराक्रम सिंधु महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की कृपा करें। वयं सर्वे भवतः चरणयोः पुष्पाणि समर्पयामः, भवतः कल्याणं च प्रार्थयामः। हम पुष्प अर्पित कर इस राष्ट्र की मंगल कामना करते हैं, इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सादर स्नान ग्रहण करने की कृपा करें। अब मां सरस्वती की कृपा हेतु सरस्वती वंदना अतिथि के स्वागत हेतु स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं महाविद्यालय की छात्राओं को।
सप्तदिवसीय सारस्वत अनुष्ठान का दूसरा दिन है। आज का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में रणनीतिक संस्कृति। इस विषय पर हम सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय के आचार्य एवं पूर्व विभागाध्यक्ष श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी उपस्थित हैं। आप एक कुशल वक्ता और रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय के प्रतिज्ञाता हैं। 34 वर्षों का आपका अध्यापन जीवन विभिन्न अकादमिक और प्रशासनिक उपलब्धियों से सुसज्जित है। आपके 45 से अधिक शोध पत्र, 15 पुस्तक अध्याय तथा 2 मोनोग्राफ सहित 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको वर्ष 2017 में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिंदी में लिखित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपकी कृति हिंद महासागर चुनौतियां एवं विकल्प की विषय यदि राष्ट्रीय सुरक्षा, मीडिया, दक्षिण एशिया तथा अपरंपरागत सुरक्षा चुनौतियों आदि से संबंधित हो तो अकादमिक जगत में इन विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जो एकमात्र नाम सभी के हृदय में आलोकित होता है वह नाम निसंदेह आपका ही होता है। आपके इस ज्ञान और विश्लेषण का लाभ विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आपके लेख प्रतिष्ठित समाचार चैनलों जैसे एबीपी, इंडिया टुडे, दूरदर्शन तथा रेडियो के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होता रहता है। अकादमिक जगत के अतिरिक्त प्रशासनिक जगत में भी आपकी उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला है। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के ग्रंथालय भी रहे हैं। वर्तमान में आप विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रभारी भी हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं में आप सदस्य के रूप में, सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आपको आपके योगदान में विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं जिनकी एक लंबी श्रृंखला है, जिनमें वर्ष 2011 में युवा और संस्कृति मामलों के मंत्रालय द्वारा मदर टेरेसा अवार्ड, 2013 और 15 में सारस्वत सम्मान, 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य शिक्षक सम्मान आदि महत्वपूर्ण पुरस्कार आज आपको मुख्य वक्ता के रूप में प्राप्त कर यह महाविद्यालय अत्यंत आनंदित और गौरवान्वित है। हृदय की इस भाव व्यंजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मैं कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय विजय चौधरी से सादर आग्रह करता हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह और महाविद्यालय प्रकाशन की पुस्तकें भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। स्वागत और सम्मान के इस उपक्रम के उपरांत मैं बोध गीत के लिए आमंत्रित करता हूं महाविद्यालय के छात्र विक्रांत सिंह को। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। मानव अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। सीध विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है।
शिक्षा क्या सर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। वसुधा का कल्याण न भूलें। निश्चित ही भौतिक उत्थानों की सार्थकता तभी है जब वह चरित्र, संस्कृति और जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करे। हम सभी जिस ज्ञानवाणी के प्रवाह से स्वयं को समृद्ध करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उस ज्ञानवाणी के प्रवाहित होने का समय आ गया। मैं आदरपूर्वक मुख्य वक्ता श्रद्धेय गुरुवर जी से आग्रह करता हूँ कि हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित करें। राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के 11वीं पुण्यतिथि पर स्मृति व्याख्यान माला के कार्यक्रम में आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे मित्र आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जी, इस सत्र में सूत्रधार के रूप में हम सबके बीच उपस्थित प्रिय श्री विवेक विश्वकर्मा जी, सभागार में उपस्थित मेरे और मित्र और विश्वविद्यालय में नव स्थापित गुरु गोरक्षनाथ पीठ के उपनिदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी, महाविद्यालय के आदरणीय आचार्यगण, जिनमें से अधिकांश से मैं पहले भी परिचित रहा हूँ और अभी हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते समय इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि अब शायद यहाँ पर मेरे वक्तव्यों की भी रजत जयंती हो चुकी होगी। इसके स्थापना काल से लेकर और अब तक प्राय आपने हमेशा ही सदाचारपूर्वक मुझे आमंत्रित किया है और आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश मैंने की। प्रिय विचार, इससे पहले कि आज के विषय पर मैं अपनी बातचीत शुरू करूँ, भारतवर्ष में जहाँ पर परंपरा आपके जीवन को बहुत समृद्ध करती है, हर त्योहार, हर अवसर, हर तिथि ये खास महत्व लेता है, एक खास अभिप्राय लेता है।
इसलिए प्राचीन ज्ञान परंपरा में या भारतीय ज्ञान परंपरा में रणनीतिक संस्कृति विषय पर बोलने से पहले उस तिथि के अभिप्राय के बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। आप सबसे आज रूबरू होने का जो कार्यक्रम आधार बन रहा है वह कार्यक्रम राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी की स्मृति का है। हम सबको बचपन में पढ़ाया जाता है कि दिवाली क्यों आती, होली क्यों आती, दशहरे का क्या प्रतीकात्मक, मकर संक्रांति का कुंभ का क्या, इसी तरह से महत्व इन व्यक्तियों का इनके द्वारा हमारे जीवन में दिखाए गए रास्तों को कैसे याद करें। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों को ये अवसर मिला है कि उन्होंने स्मृति विशेष महान अवैधनाथ जी को करीब से देखा है या उनकी कार्य प्रणाली को देखा है या उनके व्यक्तित्व को देखा है। पर ईश्वर की कृपा से मुझे यह अवसर मिला और लंबे समय तक मैंने अलग अलग भूमिकाओं में उनको बहुत करीब से 10-12 वर्ष एक पत्रकार के रूप में एक जटिल प्रश्नों पर संवाद करते हुए एक ऐसे नेता को देखा जो 20वीं शताब्दी में भारत में दो बड़े आंदोलन माने जाते हैं कि जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना प्रभाव छोड़ा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के आंदोलन, इसने भी कक्षा में पढ़ते विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर बुला लिया। जो लोग शासकीय सेवा में थे वो भी उस परिवर्तन, बदलाव और क्रांति के लिए निकल पड़े। और दूसरी बड़ी क्रांति थी जिसको भले हम नाम देते हैं श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का, पर मैं केवल इसको मंदिर का आंदोलन करता हूँ। और यदि समाजशास्त्रीय ढंग से आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि इसने भारतीय जनमानस में एक नए प्रकार की चिंतन परंपरा को और उसको बहुत स्थायी रूप से स्थान दिया। जो चीजें धीरे धीरे पाश्चात्य प्रभावों या पाश्चात्य विचारों के आरोपण की वजह से हमारे एजेंडा से, हमारी कार्यसूची से, हमारे जीवन से निकलती जा रही थी, उसको पुनर्स्थापित करने की लक्ष्य। और यह करने वाले जो व्यक्ति थे वो कोई आक्रामक व्यक्तित्व नहीं, वो बहुत ही सदाशय व्यक्ति, बहुत समरस व्यक्ति थे, जिनको इस आजाद भारत में इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई। तो ऐसे व्यक्तित्व को याद करना बहुत जरूरी है जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए नेतृत्व किया, जिन्होंने पूरे देश की चिंतन परंपरा को एक सकारात्मक भाव देने का प्रयास किया, जिन्होंने एक वर्ष पुरानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी लड़ाई को एक निर्णायक मुकाम देने में अगुवाई की। और इन सब के परे किसी भी समाज निर्माण की प्रक्रिया में वो सबसे आगे निकल गया। इस अवसर पर हम सबको ऐसे महापुरुष के बारे में, उनकी स्मृतियों के बारे में याद करना बहुत जरूरी है। मैं अपनी तरफ से उन्हें बहुत ही आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ, स्मरण करता हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का आशीर्वाद विभिन्न रूपों में, चाहे ये ऐसे कार्यक्रम भी उसका अवसर लाते हों, वो जरूर इस समाज को करें। स्मृति व्याख्यान माला में प्रत्येक वर्ष का मुझे स्मरण है। जो सबसे अच्छी बात है कि ऐसी व्याख्यान मालाओं में केंद्रीय विषय के तौर पर कोई भी चीज दी जाती है और उसके अलग अलग आयामों पर चर्चा की जाती है। इस बार ये विषय भारतीय ज्ञान परंपरा। मैं नहीं समझता कि भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में किसी को कुछ बताने की जरूरत, खासतौर पर सब यहाँ सुबुद्ध लोग हैं। एक संस्कारित शिक्षण केंद्र में पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं।
इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में सिर्फ इतना कि जिसको अगर हम बहुत ही स्थूल अर्थों में लें तो हमारे संस्कृति में, हमारे देश में, हमारी परंपराओं में जानने के कितने भी स्रोत हो सकते हैं और उन सभी स्रोतों से जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, वेदों से शुरू होकर अलग अलग समय पर, चाहे वो आदि शंकराचार्य, महर्षि पाणिनि हो, चाहे वो ऋषि कणाद हो, महर्षि कपिल हो, महर्षि पतंजलि हो, अलग अलग काल खंडों में इन सब ने महर्षि चारवाक, और अगर हम लोग आगे आ जाए तो 5वीं शताब्दी के आर्यभट्ट, 6वीं शताब्दी के वाराणसी हो, 12वीं शताब्दी के भास्कराचार्य हो, और अगर आ जाए तो हमारे आधुनिक समय में भी स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी, हमारे पास इस प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के पीढ़ी दर पीढ़ी इतने अमूल्य स्रोत हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत ही समृद्ध किया, बहुत ही समृद्ध। भारतीय ज्ञान परंपरा में रणनीतिक संस्कृति आदि करती है और शायद ये रणनीतिक संस्कृति एक ऐसा अपने आप में शब्द युग है जिससे संभव है आप परिचित हो, संभव है अपरिचित। रणनीतिक संस्कृति अंग्रेजी में हम कहते हैं उसको स्ट्रेटेजिक कल्चर। इसको भी बहुत मोटे अर्थ में समझें तो अगर किसी देश के नागरिक को अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में, अपने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के बारे में या अपने देश के प्रगति के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में समझ हो, ये लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, उन रास्तों का अनुमान हो, अवसर पड़ने पर अपनी उपादेयता सिद्ध करने की प्रतिबद्धता हो, तो हम ये मानते हैं कि उस देश में रणनीतिक संस्कृति है। और जिन देशों में अपने देश के हित के प्रति उदासीनता हो, अपने देश के लिए जरूरी या गैर जरूरी चीजों की पहचान या शिनाख्त करने का उसके पास अनुभव न हो या दक्षता न हो, या किसी भी निर्णायक राष्ट्रीय संकट के समय वो व्यक्तिगत हितों के को ज्यादा तरजीह दे और राष्ट्रीय हितों को न दे, तो ऐसे केसेस में हम लोग मानते हैं कि वहां पर रणनीतिक संस्कृति का अभाव। मोटे तौर पर इसकी ऐसी परिभाषा है। तो अब दिलचस्प बात यह है कि भारत में लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि रणनीतिक संस्कृति भारत में नहीं या भारत में नहीं, और ये बात केवल बाहर वाले अगर कहते तो फिर भी हम लोग ये बात कह सकते थे कि बाहर वालों को तो हमारे सब बुराई दिखता। मजे की बात यह है कि वर्ष 2006 तक, इसी सदी की बात कर रहा हूं और ज्यादा समय नहीं, कुल लगभग 2 दशक में, बमुश्किल 20 साल पहले तक सभी नैरेटिव्स में, सभी प्रकार के विमर्शों में ये बात कहा जाता था कि भारत में स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है और इसके लिए बड़े आकार के किस्म के तर्क किए जाते। कई बार हम लोगों को ये तर्क बिल्कुल सही भी लगते। जैसे छोटे उदाहरणों से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, पोखरण 2, और इस परमाणु परीक्षण के बहुत ऊंचे उद्देश्य जिनमें से अधिकांश हमने पाए। पूरी दुनिया में अब हमको परमाणु शक्ति मान है। ये दुनिया हो, ये समाज हो या किसी भी प्रकार का समूह हो, वो किसी उभरती हुई शक्ति को तुरंत उसका स्वागत करता है, आजमाने की कोशिश करता है, प्रतिरोध करने की कोशिश करता है, उसका परीक्षण करने की कोशिश करता है
और इस प्रक्रिया में इस परमाणु परीक्षण के बाद पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए। भारत के लिए बड़ी चुनौती थी कि इस आर्थिक प्रतिबंध से कैसे उभरे, लेकिन भारत उभरा। और भारत की जो आज की स्थिति है, जिसमें कि हम विश्व में एक सुनी जाने वाली आवाज, इसमें बहुत बड़ी भूमिका उस परमाणु परीक्षण की। अब यहां से एक दूसरी चीज, ऐसा माना गया कि जिस चीज ने हमारी दुनिया भर में साथ बना दी, उस चीज को हमारे देशवासी को बहुत अच्छी तरह से स्वागत उसका करेंगे, लेकिन परमाणु विस्फोट के कुछ ही समय बाद भारत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा को इसलिए हार का सामना करना पड़ा क्योंकि प्याज के दाम ज्यादा बढ़ गए। बहस में था कि परमाणु बम चाहिए, प्याज चाहिए। चुनाव के नतीजों ने साबित किया कि प्याज चाहिए, और इसलिए इस आधार पर हम सबने ये निष्कर्ष निकाला कि इस देश में रणनीतिक संस्कृति नहीं है, क्योंकि देश के हित के लिए जो जरूरी चीज थी हमने उसको निगेट किया। एक और उदाहरण छोटा सा रखता हूं, इससे आपको और मेरी बात समझ में आ जाएगी। 1999 में काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस का एक विमान हुआ और उसका अपहरणकर्ता उसको कंधार एयरपोर्ट, जहां तालिबानी शासन था, भारत सरकार के सामने शर्त रखी गई कि कुछ बहुत ही दुर्दांत आतंकवादियों को धमका दिया जाए और कब उन यात्रियों को छुड़ा जाए। अभी नेगोशिएशंस चल ही रहे थे। प्रसंगवश आपको बता दें कि आज के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल जी हैं, वही चीफ नेगोशिएटर थे, मुख्य वार्ताकार। लेकिन इसी बीच में भारत में एक अचानक एक ऐसा बदलाव आया जिसमें सरकार को बैकफुट पड़ रहा है। परिजनों के बड़े समूह ने कहा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको हमारा आदमी चाहिए, हमको हमारे परिजन। ये बहस का विषय हो सकता है कि आप मेरी राय से सहमत न हैं। आप ये भी कहें कि जिस पर दुख पड़ता है वही समझता है। ये सारी बातें की जगह से, पर इसका प्रदर्शन इस तरह का हुआ कि उससे भारत सरकार को एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और ऐसे आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा जिन्होंने आगे चलकर मुंबई जैसे खतरनाक हमलों की कोशिश की। उस समय भी पूरे देश में स्टडी कल्चर को देखा। हमारे इतिहास में इस बात के बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं कि राजाओं की आपसी लड़ाई की वजह से विदेशी आक्रांताओं को यहाँ आने, ठहरने और वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला। और ये तथ्य क्यों बताता है हमारे स्टडी कल्चर में। एक आखिरी उदाहरण और रखना चाहता हूँ। हम सभी सड़क पर चलते हैं, कोई अपराध देखते हैं, इस बात पर निंदा करते हैं पुलिस यहाँ क्यों है? लेकिन हम सब इस चर्चा के साथ ही होना सकते हैं। किसी घायल को देखकर हम लोग कहते हैं 15 मिनट हो गया एम्बुलेंस में, हम अपनी कार में उसको ले गए। महाविद्यालय में या किसी भी शिक्षा परिसर में किसी भी तरह की अराजकता होने की दशा में कहते हैं डॉक्टर के लोग कहाँ, ये किसका दायित्व, ये अशांति रोकने वाले लोग कहाँ, हम लोग। हम सब ने ये समझ रखा है कि फला दायित्व फला है, और इस तरह अपने आप को बहुत सारे दायित्वों से स्वयं को मुक्त कर, इसीलिए हमारे में स्टडी कल्चर नहीं, क्योंकि हमने माना कि देश की रक्षा का दायित्व जैसे पहले क्षत्रियों पर था, इसी तरह से अब देश की सेनाओं पर है। क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी पुलिस की, लेकिन स्टडी कल्चर अगर है किसी देश में तो वो इस बात की पुष्टि करेगा कि नहीं, हम ही हैं पुलिस, हम ही हैं सेना,
हम ही को सबसे पहले ये चीज रोकना। तो इन सारे कारणों से जो मैंने आपको सरल उदाहरणों के सामने साथ रखने की कोशिश की, इसमें बात सिर्फ यही है कि ये माना जाता था, विश्वास भी कर लिया जाता था और ये बात सही भी लगती थी कि भारत में स्टडी कल्चर नहीं। लेकिन हम भारतीयों की एक और विशेषता है, हम जब तक अपनी भाषाओं में बात करते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी बात करते हैं, हम आपको विद्वान नहीं मानते। पर आप अंग्रेजी भाषा में इससे निहायत सभी बात कहते हैं और हम आपको विद्वान मानते हैं। एक विचार जो आपने बहुत ही मंथन, बहुत विश्लेषण से लिया, उसको रखा, उस विचार को नहीं विचार मानते। पर उससे मिलता जुलता थोड़ा सा कचरा विचार कहीं यूरोप से आता है और वो हमारे जीवन में विचार है। हम बहुत सारे आइडियोलॉजी, बहुत सारे थियरीज ऐसी पढ़ते हैं जो जिसका भारत की जमीन से कोई रिश्ता नहीं। उत्तर आधुनिकतावाद में पढ़ते, पोस्ट मॉडर्न, हम कनेक्ट नहीं करते लेकिन पढ़ते हैं क्योंकि ये यूरोप का विषय है। इसलिए इसको पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि हम विज्ञानी हैं। तो एक हमको हर चीज में पुष्टि की जरूरत पड़ती है कि जब कोई बाहर का आदमी कह देता है हम मान लें। लंबे समय तक भारत में ये सारी चीजें अपनी भाषा के लिए, मैंने यही कहीं व्याख्यान में इस बात का जिक्र किया था, इसलिए उसको नहीं दोहराता हूँ। लेकिन आप देखिए कि हमारी अपनी जो पूंजी थी, ज्ञान की पूंजी थी, वो कोई मैक्स मूलर बताता था तब हम उसको माने क्योंकि भारतीय भाषा की कोई समझ। कोई फादर कामिल बुल के हमारे लिए डिक्शनरी तैयार, हजारों का। इसी तरह से वर्ष 2006 में पहली बार हम भारतीयों को लगा कि भारतीयों में भी स्टडी कल्चर है। लेकिन ऐसा तब लगा जब अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक स्टडी कराई। रॉबर्ट डाउनी नाम के विद्वान थे, उनकी टीम ने इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर, इसके नाम से एक कमीशन रिपोर्ट की। कमीशन रिपोर्ट से मतलब कि जिसको स्टेट डिपार्टमेंट यानी वहाँ का जो गृह मंत्रालय है उसने फंड किया, प्रायोजित किया, ये स्टडी स्पॉन्सर किया। और इस किताब में पहली बार ये साबित किया गया कि भारत में स्ट्रेटेजिक कल्चर न सिर्फ है बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी। और उसमें बड़ा हिस्सा कौटिल्य के अर्थशास्त्र को दिया, जो शासन पद्धति, राज्य व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली, सारी चीजों के बारे में कहता है। 2006 के बाद भारत में ये माना जाने लगा कि हमारे पास भी स्ट्रेटेजिक कल्चर है। आज बचे हुए समय में मैं आपसे सिर्फ मोटे तौर पर ये बात साझा करने की कोशिश करूंगा कि भारत में स्ट्रेटेजिक कल्चर न सिर्फ था बल्कि कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र के अलावा भी बहुत तरह से था, लगभग प्रत्येक समय में। और इस विषय में कोई आप बिल्कुल न घबराएं कि मैं कोई गंभीर और जटिल और मूल बात कहने वाला हूँ। हम लोग एक संवाद कर रहे हैं, एक ऐसा संवाद जिसका आपसे, हमसे, हम सबके जीवन से और इस राष्ट्र के जीवन से ताल्लुक है, इसलिए हम लोग इस बारे में बात करनी चाहिए। शुरुआत हम लोग महाभारत से कर सकते हैं। महाभारत का समय क्या है? ऐसा माना जाता है कि द्वापर और कलयुग के बीच में हुआ। और कलयुग के बारे में गणना ये बताती है कि ये लगभग 2100 साल से 2100 साल पहले के करीब एक घटना थी। तो अभी के अगर 2000 साल और उसमें जोड़ दीजिए तो कोई 5000 साल पुरानी बात महाभारत। हालांकि कुछ पुरातात्विक विश्लेषण को और बात का मानते हैं, पर एक आम सहमत 5000 साल की मानी जाती है। तो
महाभारत क्या है? किसी विद्वान ने कहा है कि दुनिया में ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं जो महाभारत में न हो, और जो महाभारत में नहीं है वो अन्य नहीं है। और अगर आप इन लाइनों को समझ के सोच के अगर देखें तो आपको बात, आप सब मेट्रो रेलवे से परिचित होंगे, उसके कंसेप्ट से परिचित होंगे। भारत में मेट्रो रेलवे की शुरुआत ई श्रीधरन ने की। श्रीधरन साहब बहुत अच्छे अधिकारी माने जाते थे, बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने मेट्रो स्टेशन शुरू किया। तो एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतना कूल कैसे रहते हैं, आप इतना शांत संयत, इतनी बड़ी परियोजना, इतना काम है और आपने वर्ल्ड क्लास इस तरह का ट्यूब ट्रेन सिस्टम दे दिया, आप अपने आप को कैसे कूल एंड कंपोज रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रोज सुबह गीता पढ़ता हूँ पिछले 23 वर्ष, और मुझे कोई ऐसा प्रश्न नहीं मिला जिसका उत्तर गीता में मिला। वो इसके कोई भी प्रश्न मुझे परेशान नहीं था, इसका उत्तर मुझे तुरंत मिला। महाभारत में अगर आप याद करने की कोशिश करें तो युद्धों के नियम और उन नियमों को भंग करें, न्याय के नियम और उन न्याय के नियमों को भंग करें, राज सत्ता के लक्ष्य और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत तरह के उचित और अनुचित कदम उठाएं। हमको वहां पर व्यूह रचनाएं भी देखने को मिलती है और दिमागी तौर पर की जाने वाली कूटनीतिक एक्सरसाइजेज। कहा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा डिप्लोमेट श्री कृष्ण, जिन्होंने सिर्फ अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बहुत सारे ऐसे निर्णय किए जिन्होंने उस युद्ध को ही नहीं बल्कि उस कालखंड में जिस तरह की बदलाव है। तो महाभारत को अगर आप पाएं तो वो स्ट्रेटेजिक कल्चर का एक बड़ा स्रोत है, जहां पर आप राज्य के लक्ष्य, राष्ट्रीय युद्ध के नियम, युद्ध की व्यवस्थाएं, युद्ध की प्रणालियां, सब चीजों का स्रोत आता है। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग महाभारत की चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग को रामायण की भी चर्चा करनी चाहिए, पर हम लोग स्ट्रेटेजिक कल्चर के नजरिए से बात कर रहे हैं और महाभारत और रामायण में सिर्फ यही बात है कि रामायण के युद्धों में एक खास तरीके का नैतिक आग्रह, धर्म का आग्रह, मर्यादा का आग्रह, छल नहीं। महाभारत इस तरह का कोई परहेज नहीं और इसीलिए वो आधुनिक काल तक अपनी प्रासंगिकता बनाए स्ट्रेटेजिक कल्चर। महाभारत से आगे अगर हम लोग सूत्र खोजने की कोशिश करें और 300 BC ईसा से 300 वर्ष पूर्व कौटिल्य को देखें तो कौटिल्य ने जितने तरह के विचार रखे, और हो सकता है कि इसमें डिफरेंस स्टडीज के भी विद्यार्थी हों जो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को पढ़ते हैं या कौटिल्य के गुप्तचर प्रणाली को पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते वो भी कौटिल्य के योगदान के बारे में सोचिए। आज से 2500 साल पहले कोई आदमी कह रहा कि आमतौर पर पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं होते, लेकिन पड़ोसी के पड़ोसी से आपके संबंध बहुत 2500 साल पहले बात है। आज की दुनिया में जिसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, भू राजनीति कहते हैं, वो और क्या है? पाकिस्तान से हमारे संबंध सामान्य नहीं है, पर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार से हमारे संबंध हो रहे हैं। तो यही अरिमित्र, मित्रामित्र, इस तरह का उसमें सर्किल स्टेट ऑफ उसके कंसेंट्रिक सर्किल के माध्यम से बताया। जैसे जैसे इसकी सीमा
बदलेगी, उन देशों के संबंध सहज नहीं होंगे, तो आपको उसके बाद वाले से संबंध कर लेना है और उसको दो फ्रंट पर प्रेशर में डाल देना। ये बात है जैसा आज आप देखते हैं जितनी भी चीजें दुनिया भर के विदेश नीति में प्राथमिक बनी हुई हैं, ये सारी बातें कौटिल्य के अनुसार हैं, जिसको उसमें सप्तांग नियम जो सिद्धांत उसने कहा कि कोई भी स्टेट जो है उसके साथ हिस्से बहुत जरूरी है। एक तो स्वयं राजा, जनपद यानी जो इलाका, आमाद यानी उसके मंत्री, कोष, दंड, ये सारी चीजें, दुर्ग, मित्र, इसने कहा कि जैसे 7 जरूरी अंग हैं, उसी तरह से ये सारी चीजें अगर होंगी तो वो देश मजबूत हो सकता है। जो षड्भुज नीति जो उसने कहा वो हम सब इसको आजमा कर देख सकते हैं और दुनिया भर का कोई भी देश का विदेश मंत्रालय होगा तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि उसके पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के षड्भुज सिद्धांत को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि सिर्फ हम लोग उसी को कॉपी कर रहे हैं। जब उसने कहा कि विदेश नीति के आपके 6 प्रकार की विदेश नीति हो सकती है। एक संधि की, यानी आप किसी से मित्रता रखते हैं, विग्रह की यानी आप युद्ध रख सकते हैं, यान की यानी आप किसी के साथ आक्रामक भाव रख सकते हैं, उदासीन रह सकते हैं किसी चीज के बारे में। आपने देखा होगा भारत बहुत सारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में रूस और यूक्रेन के बारे में निर्णय हो रहा है, इंडिया ने एब्सटेन किया, उस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, वोट नहीं किया। ये एक प्रकार का ये भी एक नीति संशय, यानी कि कहीं किसी मामले में हम किसी के साथ होते हैं, शरण लेते हैं, और वैधी भाव यानी दोहरी नीति 2500 साल पहले की बात है और जिनको हम आज भी अपने इर्द गिर्द घटित होता हुआ देखते हैं और पाते हैं। ये हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर के, रणनीतिक संस्कृति के स्रोत हैं। बहुत सारी चीजें कौटिल्य की हैं, पर अब दूसरे स्रोतों की भी चर्चा कर लिया जाए समय को ध्यान में रखते हुए। 8वीं शताब्दी में शुक्र नीति हमारे सामने एक ऐसा ही और दस्तावेज है जो बताता है रणनीति से। शुक्र नीति के मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं और इन 4 हिस्से में ये बताया गया कि किस तरीके से आपको मित्रों के साथ संबंध अपने विकसित करने चाहिए, कैसे आपको शत्रुओं के साथ संबंध विकसित करने चाहिए, कैसे संकट का अनुमान लगाकर अपने लिए कोई संभावित मदद तैयार करनी चाहिए, और एक स्टेट में यानी एक देश में या एक राष्ट्र में कौन कौन से तत्व हो सकते हैं जो कि उस देश के सुरक्षा और उस देश की महत्ता के लिए होते हैं। तो अर्थशास्त्र के बाद शुक्र नीति भी एक बहुत बड़ा स्रोत माना है। हितोपदेश के बारे में आप लोगों ने पंचतंत्र और हितोपदेश के बारे में बहुत सुना होगा और पढ़ा भी होगा। मुझे लगता है कि पंचतंत्र की कहानियां शायद बहुत लोगों ने पढ़ी। पंचतंत्र काफी पहले लिखा गया था, 20वीं शताब्दी में लिखा गया था, विश्व शर्मा ने लिखा था, और हितोपदेश बहुत बाद में लिखा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि पंचतंत्र की कहानियों का ही रिकंस्ट्रक्शन है या एक्सपेंशन है, पर ये बात सच नहीं। उसमें बहुत सारे नए अध्याय। तो हितोपदेश जो नारायण पंडित ने लिखी और कथा ऐसे होती है कि एक राजा सुदर्शन है पाटलिपुत्र के और उनके बेटे हैं और उनको ही आगे चलकर शासन चलाना है। तो नारायण पंडित पशु पक्षियों की कथा के जरिए उनको डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, स्क्वायनेज, ये सारी चीजें करना है। तो हितोपदेश भी एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है और इतना मनोरंजक सोर्स है कि हमको लगता है कि हम सभी लोग पशु पक्षी की कहानियों के बहाने हम सब लोग बड़ी बड़ी चीजें उसमें पाते हैं, जिसमें देशों
दूसरे देश के साथ कैसा बर्ताव करना है। मतलब आप समझिए कि कितना इंटरेस्टिंग बात है कि उसका एक चैप्टर है सुहृद भेद। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा चैप्टर इस पर केंद्रित है कि अगर दो लोग बहुत अच्छे मित्र हों तो बस ये कैसे करें, इस पर यानी मित्र बनाने का एक चैप्टर तो अलग है, कोई बड़ी अच्छी मित्रता को कैसे भंग किया जाए, ये नीति के दस्तावेज, इन्हीं नीतियों का अनुशासन जीवन में किसी राष्ट्र के कार्य व्यवहार इसका उपयोग। किसी हितोपदेश में एक जगह ये कहता है, श्लोक आता है, और उस श्लोक के संस्कृत वर्जन तो नहीं जाता क्योंकि उतनी देर आपको लगेगा कि ये कठिन बात है, और उसका अनुवाद बता देता हूँ और उससे आप इसकी रेंज समझिए कि वो क्या कहना है। ये उसके उस चैप्टर से है जो ये कहता है कि हमेशा लड़ने के लिए शस्त्र उठाना जरूरी है, अपने विरोधी को परास्त करने के लिए अपनी मुख मुद्रा को कठोर बनाना जरूरी है, उसके ऊपर शारीरिक प्रहार करना जरूरी है। 4 उदाहरण देता है। स्पृशनामि गजोहंति, मतलब ये हाथी स्पर्श से ही, हाथी अपने स्पर्श से ही सर्प सूंघ कर साफ, राजा रक्षा करता हुआ और दुर्जन हंसता हुआ किसी को मार। ये चारों चीजें जैसे हाथी छू कर दी, यानी हाथी आपको मार नहीं रही, सर्प काट नहीं रहा, राजा आपके साथ कोई आपको बंदी बनाने का काम नहीं कर रहा, पर इन पद्धतियों से भी आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते। ये एक हितोपदेश के बहुत ऐसे पॉपुलर श्लोक का हिस्सा है जिसको बहुत सारी जगहों पर डॉक्यूमेंट किया जाता है, खासतौर पर जब आप दूसरे देशों के साथ नहीं करते तब आप ये पाते हैं कि कैसे वैकल्पिक रणनीतियां हो सकती, हम लड़े ना और तब भी हम अपना लक्ष्य प्राप्त। तो ये या ऐसे बहुत सारे अन्य स्रोत भी हैं जो हमारे आज के व्याख्यान का विषय हो सकते हैं और जिसके सूत्रों के बारे में आज चर्चा की जा सकती है, पर समय के दृष्टिगत हम लोग और विस्तार में नहीं जाते हैं। एक छोटी सी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। वो अंतिम रूप से इन्हीं सारी बातों के महत्व को पुष्ट करता है। वर्ष 2023 से भारतीय सेना प्रोजेक्ट उद्भव पर काम कर रहा है। इफेक्टिवली उस पर काम 2024 से शुरू हुआ, पर सिलसिला 2023 से बन गया। क्या है ये प्रोजेक्ट उद्भव? प्रोजेक्ट उद्भव में भारतीय सेना हमारे वेदों का अध्ययन कर रही है। जिन स्रोतों का हमने जिक्र किया उन महाभारत का, हितोपदेश का, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, 80 से ज्यादा ग्रंथों का, जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इन अध्यायों का अध्ययन कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि उन सब समय में वर्णित रणनीतियां आगे आने वाले समय में उनको कितना फायदा करें। ये अपने आप में भारतीय ज्ञान परंपरा में रणनीतिक संस्कृति के समृद्ध होने, कारगर होने और प्रभावी होने का ये सबूत है। इतने वर्षों बाद जब हम लोग ये बात कह रहे हैं कि हम लोग आधुनिक युद्धों के युग में आ गए हैं, साइबर युद्धों के युग में आ चुके हैं, उस समय हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा में वर्णित तथ्य हमारे लिए आगे भविष्य की रणनीतियां हैं। ये बताता है और ये साबित करता है कि प्राचीन ज्ञान परंपरा में भारतीय
ज्ञान परंपरा में रणनीतिक संस्कृति में सम्मिलित। मैं समझता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको इस विषय पर विद्वान नहीं बना सकती हैं, पर आपके मन में एक जिज्ञासा अगर पैदा कर सकें कि हम लोगों को प्राचीन ज्ञान परंपरा में या भारतीय ज्ञान परंपरा में दिलचस्पी लेके और अपने आगे की राह खोलनी चाहिए, तो इतना भी बहुत काफ़ी होगा। इस व्याख्यान के का एक उद्देश्य और वो चीज़ें हमेशा याद रखिए। आमतौर पर लोग कहते हैं कि इतिहास के पिछले पन्ने खंगालने का क्या मतलब है, हम लोगों को आगे देखना, आगे तो जरूर देखना, और इस दुनिया का इतिहास बताता है और इस दुनिया का विज्ञान बताता है कि आगे जाने के लिए पीछे जाना जरूरी है। उस धनुष का तीर सबसे ज्यादा दूरी तय करता है जिसकी प्रत्यंचा सबसे पीछे तक पहुंची हो। आप थोड़ा ही सब खींच के छोड़ दीजिए, वो आपके कुशल जी के कदमों में जाती है, लेकिन अगर उनको उस घड़ी तक पहुंचना है तो उस प्रत्यंचा को बहुत पीछे तक पहुंचना होगा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, सतह पर नहीं, समुद्र की अतल गहराइयों में जाइएगा तो आपको रत्न मिलेंगे, एक दूसरी दुनिया मिलेगी, वो दुनिया आपको समृद्ध बना सकती है। इसलिए वर्तमान काल ध्यान रखते हुए ये जरूरी है कि हम अपने अतीत के पृष्ठों में आते हैं। उन अतीत के पृष्ठों में ही भारतीय ज्ञान परंपरा के सबल सबूत, प्रबल प्रमाण है, वो सब हमारी मदद करेंगे। इतनी बातों के साथ मैं अपना ये वक्तव्य खत्म करता हूँ और आप सबका विशेष रूप से महाविद्यालय परिवार का प्राचार्य जी उपस्थित हैं, पर लगातार इस बीच में ओम प्रभात जी की इस बात के लिए आप सबका आभार ज्ञापन करता हूँ कि आप सबने मुझे एक बार तो यहाँ आने का मौका दिया और आपके सामने ऐसी कुछ बातें रखने का मौका दिया कि मैं समझता हूँ कि आज चर्चा का विषय बहुत सभागार में उपस्थित सभी को सादर नमन। हम सभी 7 दिवसीय व्याख्यानमाला के दूसरे दिन यहाँ अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। सर्वप्रथम मैं शिक्षा परिषद के संस्थापक जो पुरुष ब्रह्मलीन महादेव जी महाराज और इस महाविद्यालय के संस्थापक राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महादेव जी महाराज के श्री चरणों में, उनकी पावन स्मृति में महाविद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज व्याख्यानमाला के दूसरे दिन हमारे बीच महाविद्यालय के शुभचिंतक, पथ प्रदर्शक और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रक्षा विशेषज्ञ और सबसे महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ ही साथ एक ऐसा मनीषी जो कहता है वो करता है, और यह महाविद्यालय सदैव अपने बीच उन लोगों का साथ, उन लोगों को सादर नमन करते हुए आप सभी के मार्गदर्शन के लिए अनुरोध करता है
जो स्वयं में पूर्ण हो, जो स्वयं जो कहता हो वो करता। ऐसे मनीषी प्रोफेसर राजकुमार सिन्हा जी, उनका परिचय आप सुन चुके हैं। मैं उनको सादर नमन करते हुए और सभागार में उपस्थित मित्र हमारे भाई गोरखनाथ शोधपीठ के उपनिदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी, शिक्षक बंधुओं और प्रिय विद्यार्थी, अभी आप लोगों ने यद्यपि सर ने कहा कि मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। यदि संक्षेप ऐसा होता है तो हम लोगों को बार बार इस संक्षेप को सुनने का सुअवसर प्रदान होना चाहिए, किया जाना चाहिए और हम लोगों को सुनना चाहिए। जो बातें बेबाक ढंग से आपने कही हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, पूज्य महाराज जी के बारे में, वह बहुत ही दूरदर्शिता पूर्ण कही गई है। आपको मानवता के फर्स्ट पायदान पर ले जाकर, पहले स्तर पर ले जाकर, 5000 वर्ष पहले ले जाकर और भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ही साथ भारतीय रणनीति के बारे में एक एक स्टेप पर आपका मार्गदर्शन होता हुआ और वह वर्तमान यानी आधुनिक परिवेश तक लेकर आता है। इतने बड़े कालखंड पर अपनी बात को इतने संक्षेप में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण और संप्रेषण की अद्भुत कला के साथ ही ये प्रेषित किया जा सकता है। आप जैसे मनीषी निसंदेह उच्च कोटि के विद्वान है। मैं पुनः आपको एक बार सादर नमन करते हुए कुछ अपनी बातों को उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। गहरे पानी बैठ, आपने भारत के रणनीति के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपरा की रणनीति के बारे में बातचीत की। आप संदर्भित थे हमारे विद्यार्थियों, आप अपनी बात विद्यार्थियों को और यहाँ बैठे हुए शिक्षक समूह को संप्रेषित करें। मेरा अपना मानना है कि जीवन का प्रत्येक पहलू रणनीति से भरा हुआ है। हो सकता है पहले ना रहा हो। आज जो आधुनिक परिवेश है, अब वो रणनीति किस तरीके का है, क्योंकि मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, इस नाते बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन आज का मानव सुपर से हो गया। आधुनिक मानव क्या रह गया, हर चीज में प्लानिंग करता है। कोई ऐसा जीवन का आयाम उसका बचा नहीं हुआ है मेरे समझ से, जन्म से लेकर और मृत्यु तक जीवन की सभी बोध और अबोध सभी आयामों किसी न किसी द्वारा कुछ न कुछ प्लानिंग की है और ये और आगे बढ़ेगा और जटिलताएं लेगा और जटिलता रूप सामने आएगा, क्योंकि समाज कभी रुकता नहीं है। समाज हमेशा गो ऑन रहता, हमेशा चलता रहता है।
और देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें तमाम तरीके के परिवर्तन होते रहते, रणनीतियां भी बदलती रहती हैं। पहले समाज में सुरक्षा का कुछ और प्रतिमान था, कुछ और मूल्य थे, कुछ और परंपराएं थी। आज वो बदला। आज का वास्तव में जो परिवेश बन गया है, सब बता रहे थे उस चीज को, आप समझे तो आपको समझ में आएगा। करने का कम है, दिखाने का ज्यादा। और हमेशा से जिसको एक मैं समझता हूँ, एक रक्षा अध्ययन में एक शब्द आता है, हमें कहीं से मिल गया था, प्रोपोगंडा, प्रचार कहते हैं। यदि शुद्ध हम उसको समझना चाहे, वहां की भाषा में हम बात नहीं कर पाएंगे। प्रचार वर्तमान परिवेश सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, हर देश, भारत भी कर रहा है। लेकिन उनकी जो रणनीति है लड़ने की नहीं। आपने कहा भगवान श्री कृष्ण ने जो फॉलो किया था, और लड़ने में विश्वास ही नहीं करते। वो कहते थे युद्ध ऐसा होना चाहिए जो बिना लड़े जीत लिया जाए। आज का आधुनिक परिवेश, पूरा वैश्विक समाज उसी तरफ अग्रसर है कि जो वाकई में विश्व के रणनीतिकार है या विश्व के जो समर्थ देश है, वो नहीं लड़ रहे हैं, वो केवल अपनी रणनीति से जीत रहे हैं। आप सबके सामने वैश्विक परिदृश्य मौजूद है इस तरह कि बिना लड़े सब कुछ। अभी आप देखें, हाल में ही एक ऐसा बैठक हुआ, अभी बिल्कुल रिसेंटली, दो ऐसी महाशक्तियां बैठ के बातचीत की जिनके बारे में जल्दी कोई सोच भी नहीं सकता कि ये दोनों इतने आसानी से और एक ऐसी जगह पर मिल रहे हैं। और बात क्या करते हैं, अपनी बात ना कहते हैं, ना सुनते हैं, ना पटल पर आता है, ना समझ में आता है किसी को, वो बात भारत की करते। ये रणनीति मेरे समझ, और इस रणनीति पर विश्व आगे बढ़ रहा है, भारत भी उसमें बढ़ रहा है। भारत के रणनीतिकार भी बढ़ रहे हैं, और हम सबको स्वयं भी उस रणनीति का अनुसरण करते हुए और अपने जीवन में भी उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए कि हमें यदि कुछ भी करना है, उसकी बात नहीं करनी चाहिए, उसके बियॉन्ड जाके ऐसी बातें करनी चाहिए, वर्तमान जो कह रहा है कि वह कार्य आपका बिना किए सिद्ध हो। यह रणनीति इस समय चल रही है और आप सभी को भी करना चाहिए। यदि आप इसमें सफल होते हैं तो समाज, जो वैश्विक समाज चल रहा है, उससे आप निश्चित तौर पर तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो सफल व्यक्तित्व आपके सामने दिखाई पड़ रहे होंगे, देखिए वो अच्छा है बुरा, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उसका परिणाम क्या होगा, वैश्विक पटल पर जो चल रहा है उसी को वर्तमान समय के अनुसार देखना और सीखना धर्म होता है, समझना चाहिए। और जीवन वही जो है जाके, यदि आप उससे तालमेल नहीं बिठाएंगे तो ठहर जाएगा, और उससे तालमेल बिठा के आगे बढ़ेंगे तो आप भी अग्रसर हो जाएंगे अपने जीवन यात्रा में। तो सीखिए उस चीज को कि आप करें भी ना, और आपके कार्य की यदि सिद्ध हो जाए, आपका अभिष्ट आपको प्राप्त हो जाए,
को अपने पर भी लागू कर सकते हैं, समाज पर भी लागू कर सकते हैं, देश पर भी लागू कर सकते हैं, कहीं भी लागू कर सकते हैं। तो आपको इस पर सदैव तत्पर रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि हम सफल होने के लिए करें क्या, और सदैव उस, क्योंकि मापदंड एक ही होता है जीवन में, विद्वान होना एक अलग बात है और पटल पर सफल होना एक अलग बात है। असंख्य विद्वान होते हैं लेकिन पटल पर कोई एक दिखता है, इसलिए उस एक में आपको आगे बढ़ना है। ऐसा रणनीति बनाइए, ऐसे देश काल परिस्थिति से सीखिए। विशेष रूप से मैं अपने विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ, सर से प्रेरणा लीजिए और उनकी बातों पर गहन चिंतन और मनन करते हुए और सदैव अग्रसर रहिए अपने जीवन यात्रा में। निसंदेह आप सफल होंगे। मैं सभागार में उपस्थित सभी लोगों सहित आज के मुख्य वक्ता हमारे अग्रज सिन्हा साहब को और सभागार में उपस्थित भाई डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी को यहाँ आने के लिए, महाविद्यालय परिवार का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और एक बार पुनः इस आशा और विश्वास के साथ नमन करते हैं कि आप हमारे आगे भी हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे विद्यार्थियों का और हमारा मार्गदर्शन के लिए आप उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय। प्रेरणादायी अध्यक्षीय उद्बोधन और आह्वान के लिए आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष जी को धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय गुरुवंत प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी का। आपकी संवादपूर्ण और धारा प्रवाह शैली से निश्चित ही हम सभी का ज्ञानवर्धन हुआ। आपको सुनना यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का एक सौभाग्य है और मेरा सौभाग्य थोड़ा अधिक है कि मैं गुरुदेव का विद्यार्थी हूँ। अब कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मैं राष्ट्रगीत हेतु महाविद्यालय के छात्राओं का आमंत्रित करता हूँ।